जापान का सोता हुआ ड्रैगन आखिरकार जाग गया है और चीन सबसे पहले निशाने पर है। 8 फरवरी 2026 को जापान की एक राजनीतिक पार्टी ने संसद के सबसे शक्तिशाली सदन में 2/3 से अधिक बहुमत पाया। न तो किसी गठबंधन में और न ही किसी साझेदारी में। एक ही पार्टी ने 465 में से 316 सीटें जीत लीं। ऐसा कुछ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से नहीं हुआ था। पिछला रिकॉर्ड 300 सीटों का था, जो प्रधानमंत्री नाकासोने ने 1986 में बनाया था। अक्टूबर 2025 में जब ताकेइची ने पद संभाला, चीन उनसे पहले ही डरा हुआ था। बीजिंग ने पहले ही उन्हें खतरा मान लिया था, लेकिन अब सुपर मेजॉरिटी के चलते वह और भी खतरनाक हो गई है। जापान की संसद अमेरिकी कांग्रेस जैसी है, जिसमें एक निचला और एक ऊपरी सदन होता है। अगर आप निचले सदन को नियंत्रित करते हैं तो आप सरकार को नियंत्रित करते हैं। अगर आपके पास निचले सदन में 2/3 बहुमत है तो ऊपरी सदन द्वारा रोकी गई चीजें भी पारित कर सकते हैं। इसका मतलब ताकेइची कोई भी कानून पास करवा सकती हैं, बस संविधान संशोधन नहीं। क्रेग मार्क होसेई यूनिवर्सिटी के राजनीतिक वैज्ञानिक ने अल जजीरा को बताया। इन नतीजों ने उन्हें जापान की शांतिवादी राष्ट्र की पूरी छवि बदलने का सबसे बड़ा मौका दिया है। अब जो बात चीन के लिए सबसे ज्यादा चिंता की वजह बनती है वो है जो ताकेइची ने कहा। इस वोट के होने से 3 महीने पहले नवंबर 2025 में जापान की संसद की बजट समिति की बैठक के दौरान ताकेइची से एक काल्पनिक सवाल पूछा गया था। किस स्थिति में ताइवान पर चीन का हमला जापान की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है? उनका जवाब काफी स्पष्ट था। उन्होंने इसे सोनरित्सु किकी जिताई कहा, जिसका अर्थ है अस्तित्व को खतरे में डालने वाली स्थिति। यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। ताकेइची के बयान के कुछ मिनट बाद ही चीन पूरी तरह बौखला गया और उसने एक छोटा बयान जारी किया। सू जियान, ओसाका के चीनी काउंसिल जनरल, ने ताकेइची की टिप्पणी पर एक खबर साझा की और उसमें 7 शब्द जोड़े। जो गंदी गर्दन बीच में आती है उसे काट देना चाहिए। जिस गर्दन की बात हो रही थी वो खुद प्रधानमंत्री थीं। जापान शिखर सम्मेलन में चीनी राजदूत ने विरोध किया। पोस्ट हटाई गई, पर चीन के विदेश मंत्रालय ने किनारा करने से मना कर दिया। बीजिंग ने ताकेइची से अपनी टिप्पणी वापस लेने की मांग की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जब संसद में उनसे पूछा गया कि क्या वह अपनी बात वापस लेंगी, तो उन्होंने फिर से मना कर दिया। उस पल से दोनों देशों में टकराव शुरू हुआ और फरवरी के चुनाव के बाद हालात और बिगड़ने वाले हैं। मुझे पता है कि शायद यह सब आपको इतना गंभीर न लगे, लेकिन पूरी स्थिति को सही से समझने के लिए आपको पहले यह जानना होगा कि जापान ने 1 सदी पहले ताइवान के साथ क्या किया था। 17 अप्रैल 1895 को छिंग राजवंश और जापान साम्राज्य के प्रतिनिधियों ने शिमोनोसेकी संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे पहला चीन जापान युद्ध समाप्त हो गया। चीन बुरी तरह हार गया था और संधि के अनुसार चीन को ताइवान और पेंगहू द्वीपों को जापान को सौंपना पड़ा। ब्रिटेन की हांगकांग पर 99 साल की लीज के उलट यह स्थायी था। ताइवान जापान का पहला औपचारिक उपनिवेश बना और 50 साल तक जापान ने यहाँ सशस्त्र दमन, आर्थिक शोषण व आक्रामक आत्मसातीकरण से शासन किया। शुरुआती वर्ष बहुत क्रूर थे। जापानी सेनाओं ने विद्रोहों को दबाने के लिए बड़े अभियान चलाए और हजारों लोगों की हत्या की। 1902 में रिकॉर्ड के अनुसार औपनिवेशिक सरकार ने नकली आत्मसमर्पण समारोह कर प्रतिरोध सेनानियों को घात लगाकर फंसाया और 5000 से अधिक निहत्थे ताइवानी लोगों का नरसंहार किया। 1896 से 1930 के बीच आदिवासी समूहों ने जापानी शासन के खिलाफ 150 से ज्यादा सशस्त्र विद्रोह किए। 1930 के दशक के अंत तक जापान ने जबरन समावेशन की नीति अपना ली थी। औपनिवेशिक सरकार ने कोमिंका आंदोलन शुरू किया, जो ताइवानी लोगों को जापानीकरण कर वफादार प्रजा बनाने का अभियान था। चीनी अखबारों पर रोक लगी और ताइवानी लोगों को शिंतो मंदिरों में पूजा के लिए मजबूर किया गया। माता पिता को अपने बच्चों को जापानी नाम देने के लिए प्रोत्साहित किया गया और इनाम के तौर पर उन्हें अधिक खाद्य राशन दिया गया। स्कूलों में सिर्फ जापानी में पढ़ाई होती थी। स्थानीय भाषा बोलने पर सजा मिलती थी। इसका मकसद स्थानीय पहचान मिटाना था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। जापानी सेना की एशिया में सक्रियता के साथ ताइवान जनशक्ति स्रोत बना। जापान के स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 1937 से 1945 के बीच 2,07,183 ताइवानी जापानी सेना में सेवा कर चुके थे। 30,000 से अधिक मारे गए या लापता हो गए। करीब 28,000 मृतक अब टोक्यो के यासुकुनी श्राइन में हैं, जहां युद्ध में मारे गए जापानियों को सम्मानित किया जाता है।
जिनमें टोक्यो ट्रिब्यूनल में दोषी ठहराए गए 14 क्लास ए युद्ध अपराधी भी शामिल हैं। शिंटो विश्वास में उनकी आत्माएं उन्हीं सैनिकों के साथ विश्राम करती हैं जिन्होंने उन्हें उपनिवेश बनाया। जापान यासुकुनी को शहीद सम्मान मानता है। चीन इसे अत्याचारों का महिमा मंडन और सनाई ताकेइची ने वहां कई बार दौरा किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। ताइवान को फिर से चीनी नियंत्रण में लौटा दिया गया और जापान ने एक नया संविधान अपनाया जो यह सुनिश्चित करने के लिए था कि ऐसा कुछ फिर कभी ना हो। उस संविधान के अनुच्छेद 9 में घोषित किया गया कि जापानी लोग हमेशा के लिए युद्ध को राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में त्यागते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवाद सुलझाने के लिए बल की धमकी या उपयोग, थल जल वायु सेना या अन्य युद्ध क्षमता कभी नहीं रखी जाएगी। 8 दशकों से यह अनुच्छेद जापान के सैन्य शक्ति संबंधों को परिभाषित करता है। आज भी जापान के पास आत्मरक्षा बल है, न कि थल जल या वायु सेना। लेकिन सनाई ताकेइची इसे बदलना चाहते हैं। व्यावहारिक रूप से जापान के आत्मरक्षा बल दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में हैं। वे उन्नत विध्वंसक जहाज, पनडुब्बियां और फाइटर जेट्स चलाते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे नियमित रूप से अमेरिकी सेनाओं के साथ प्रशिक्षण करते हैं। अनुच्छेद 9 जापान को पारंपरिक सैन्य शक्ति रखने और आक्रामक युद्ध करने से मना करता है, जिससे एक सवाल उठता है, उन्होंने संविधान के दायरे में रहते हुए यह सब कैसे बना लिया? इसका जवाब यह है कि जापानी सरकार ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि उनकी आत्मरक्षा बल असली सेना नहीं है, सिर्फ जापान की रक्षा के लिए है और तकनीकी रूप से युद्ध नहीं छेड़ती। दशकों तक यह कानूनी कल्पना काम करती रही, जिससे जापान शक्तिशाली सेना बना सका और संविधान के शब्दों का पालन भी होता रहा। फिर भी इस व्यवस्था में सीमाएं थीं। जापान सिर्फ सीधे हमले पर ही अपनी रक्षा कर सकता था, इसलिए उसे किनारे रहना पड़ता था। जब उसके सहयोगी दुनिया भर में युद्ध लड़ रहे थे, तब वह न तो अपने सैनिकों को विदेश भेज सकता था, न ही संकट में फंसे मित्र देशों को सैन्य सहायता दे सकता था, और न ही अपनी सीमाओं के बाहर कहीं भी बल प्रयोग कर सकता था। आत्मरक्षा बल जापानी क्षेत्र की रक्षा कर सकते थे, लेकिन सीमित मिशन से बाहर जाने पर वे संविधान का उल्लंघन करते। यह बदलाव 2014 में शिंजो आबे के नेतृत्व में शुरू हुआ, जब आबे की कैबिनेट ने अनुच्छेद 9 की ऐसी व्याख्या की जैसी पहले कभी नहीं की गई थी। अगले साल जापानी संसद डायट ने शांति और सुरक्षा के लिए कानून पारित किया, जिससे जापान को नए ढांचे के तहत सामूहिक आत्मरक्षा का अधिकार मिला। अगर अमेरिका जैसे सहयोगी पर ऐसा हमला हो जिससे जापान के अस्तित्व को खतरा हो, तो जापान उनके साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। यहाँ मुख्य शब्द था अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थिति, और सब कुछ इस बात पर निर्भर करता था कि इस शब्द का अर्थ कैसे निकाला जाएगा। कानून ने यह स्पष्ट करने के लिए कुछ खास उदाहरण भी दिए कि किन परिस्थितियों में यह लागू हो सकता है। जापानी नागरिकों को ले जा रहे अमेरिकी जहाजों पर हमला, जापान के पास मिसाइल निगरानी कर रहे अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला, या जापान की ऊर्जा आपूर्ति को काटने वाली नाकाबंदी। ताइवान का कभी स्पष्ट जिक्र नहीं हुआ और किसी भी मौजूदा प्रधानमंत्री ने उस कानूनी शर्त को ताइवान से नहीं जोड़ा। शिंजो आबे ने भी पद छोड़ने के बाद ऐसा कहा था, और उनके डिप्टी तारा आसो ने स्थानीय समर्थकों से ये बातें की थीं, लेकिन संसद में नहीं। जेफरी हॉल, कांडा यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के लेक्चरर ने अल जजीरा को बताया कि यह जापान की वर्षों से अनौपचारिक और अनकही रुक रही है, लेकिन प्रधानमंत्री इसे खुलकर नहीं कहते। ताकेइची ने वह सीमा पार कर दी। उन्होंने इसे सबसे औपचारिक माहौल में रिकॉर्ड पर मौजूदा प्रधानमंत्री के रूप में कहा। देखिए, सनाई ताकेइची कोई आम जापानी राजनेता नहीं है। एक ऐसे देश में जहां राजनीतिक शक्ति परिवारों की वंशावली के जरिए आगे बढ़ती है, वह कहीं से भी सत्ता प्रतिष्ठान के पास से ही उभरी। उनके पिता कार कंपनी में काम करते हैं, माँ पुलिस अधिकारी थीं। वह मोटर बाइक चलाती हैं, ड्रम बजाती हैं और हैवी मेटल सुनती हैं। वह जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और वहां तक इसलिए पहुंची क्योंकि वह पार्टी में सबसे बेबाक रूढ़िवादी आवाज बनी, जिसने युद्ध के बाद जापानी राजनीति में दबदबा बनाए रखा। ताकेइची दिवंगत शिंजो आबे, जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री की शिष्या हैं। 2015 में जापान के सुरक्षा कानूनों को फिर से लिखने वाले और मुक्त खुला इंडो पैसिफिक रणनीति के वास्तुकार, जो चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए बनाई गई थी। 2022 में आबे की हत्या हो गई, पर उनकी राजनीतिक सोच जीवित रही। ताकेइची ने स्पष्ट कर दिया है कि वह वहीं से शुरू करेंगी जहां आबे ने छोड़ा था। इसी कारण चीन ने उनके बयान को गंभीरता से लिया। ताकेइची चीन के उस मुख्य हित के लिए सीधी चुनौती हैं जिसे वह ताइवान का अंतिम एकीकरण मानता है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी दी कि अगर जापान ने ताइवान जलड़म भूमध्य में सैन्य हस्तक्षेप करने की हिम्मत की तो उसे करारी हार का सामना करना पड़ेगा।
सरकारी मीडिया ने ताकेइची पर जापान के उपनिवेशवादी अतीत की यादें संजोने का आरोप लगाया, लेकिन यह तो शुरुआत थी। ताकेइची की टिप्पणी के कुछ दिन बाद ही चीन ने आर्थिक युद्ध शुरू कर दिया। पहले यात्रा परामर्श आया। 14 नवंबर को चीन के शिक्षा मंत्रालय ने जापान में पढ़ रहे छात्रों को वहां की सुरक्षा स्थिति में गिरावट को लेकर चेतावनी दी। जापानी विश्वविद्यालयों में 1,23,000 से अधिक चीनी छात्र पढ़ाई करते हैं, जो ट्यूशन फीस देते हैं, अपार्टमेंट किराए पर लेते हैं और पूरे देश में स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सहारा देते हैं। अगले दिन विदेश मंत्रालय ने चीनी नागरिकों से जापान की यात्रा टालने की अपील की। 2025 के पहले 9 महीनों में लगभग 75 लाख चीनी पर्यटक जापान आए, जो सभी आगंतुकों का लगभग 5वां हिस्सा है। फॉरेन पॉलिसी के अनुसार बीजिंग के एक विमान विश्लेषक ने बताया कि चीनी एयरलाइनों ने तुरंत रिफंड देना शुरू किया और करीब 5 लाख यात्राएं रद्द कीं। फिर समुद्री भोजन की बारी आई। चीन धीरे धीरे जापानी समुद्री भोजन के आयात पर लगाया गया प्रतिबंध हटा रहा था, जो मूल रूप से जापान के फुकुशिमा अपशिष्ट जल छोड़ने के कारण लगाया गया था। कुछ महीने पहले बीजिंग ने ज्यादातर प्रांतों से आयात शुरू करने की घोषणा की थी। 700 से ज्यादा निर्यातकों ने दोबारा पंजीकरण का आवेदन किया था। 19 नवंबर को चीन ने सभी जापानी समुद्री खाद्य आयात तुरंत निलंबित किए। चीन में जापानी फिल्मों की रिलीज निलंबित हुई और जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के संस्कृति मंत्रियों की बैठक भी स्थगित की गई। 6 जनवरी 2026 को चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने जापान के सैन्य उपयोगकर्ताओं के लिए दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। मशीन टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर, लेजर और एयरोस्पेस कंपोनेंट्स जैसी चीजें। 2010 के बाद बीजिंग ने पहली बार जापान पर ऐसी पाबंदियां लगाईं। चीन ने 7 दुर्लभ पृथ्वी तत्वों समेरियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, लुटेटियम, स्कैंडियम और इट्रियम के निर्यात पर नियंत्रण लगा दिया। ये सामग्री इलेक्ट्रिक वाहन मोटर्स से लेकर एडवांस्ड फाइटर जेट्स के गाइडेंस सिस्टम तक इस्तेमाल होती हैं और जापान इन्हें आसानी से कहीं और से नहीं ले सकता। प्रतिबंध के तुरंत बाद प्रमुख जापानी कंपनियों के शेयर गिरे। अब बात करते हैं पांडा की। टोक्यो चीन के साथ पांडा के उएनो चिड़ियाघर में रहने की अवधि बढ़ाने या उनके विकल्प सुनिश्चित करने के लिए बातचीत कर रहा था, लेकिन इसके बजाय चीन ने घोषणा की कि शाओशियाओ और लेई तय समय से 1 महीने पहले ही अपने घर लौट जाएंगे। अर्थशास्त्रियों के अनुसार उनकी अनुपस्थिति से उएनो चिड़ियाघर क्षेत्र को पर्यटन और मर्चेंडाइज में हर साल लगभग $128 मिलियन का नुकसान होगा। उन पांडा को वापस बुलाना किसी राजदूत को वापस बुलाने से कम नहीं था, लेकिन पीछे हटने के बजाय ताकेइची ने अपना रुख और मजबूत कर लिया। उन्होंने अचानक चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। 19 जनवरी 2026 को ताकेइची ने संसद भंग करने और 8 फरवरी को आम चुनाव कराने की घोषणा की। यह बड़ा जुआ था। प्रधानमंत्री बने उन्हें 4 महीने भी नहीं हुए थे। पार्टी वर्षों से समर्थन खो रही थी, लेकिन ताकेइची के पास वह था जो उनके पूर्ववर्तियों के पास नहीं था, असली लोकप्रियता। पद संभालने के बाद उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ी। उन्होंने सोशल मीडिया पर छवि समझदारी से बनाई। जापानी राजनीति से दूर युवा भी अब ध्यान देने लगे थे। चुनाव से कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने उनका समर्थन किया और 8 फरवरी को जापानी मतदाताओं ने फैसला सुना दिया। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने निचले सदन में 465 में से 316 सीटें जीतीं और उनके साथ गठबंधन सहयोगी जापानी इनोवेशन पार्टी थीं। अब सत्तारूढ़ गठबंधन के पास 352 सीटें हैं, जो 3/4 से ज्यादा हैं। ताकेइची सरकार ऊपरी सदन में किसी भी वोट को पलट सकती है। यह संविधान संशोधन का प्रस्ताव दे सकती है, जो जापान के युद्धोत्तर इतिहास में पहले नहीं हुआ। इससे पहले कि हम ताकेइची के संविधान बदलने पर बात करें, मैं आपको जापान की सैन्य स्थिति समझा दूंगा, जो चीन के लिए सबसे अहम है। 26 दिसंबर 2025 को जापान की कैबिनेट ने 2026 के वित्तीय वर्ष के लिए 9.04 ट्रिलियन येन यानी लगभग $58 अरब का रिकॉर्ड रक्षा बजट मंजूर किया। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार यह पिछले साल की तुलना में 9.4% की बढ़ोतरी है और लगातार 12वां रिकॉर्ड तोड़ रक्षा बजट है। जापान अपने 5 वर्षीय रक्षा कार्यक्रम के तहत रक्षा खर्च में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बनने जा रहा है, अमेरिका और चीन के बाद। और ताकेइची की सरकार ने मार्च तक जीडीपी के 2% लक्ष्य को हासिल करने का वादा किया है, जो कि मूल कार्यक्रम से पूरे 2 साल पहले है।
यह 2% आंकड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नाटो का मानक है, वह बेंचमार्क जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका वर्षों से अपने सहयोगियों से पूरा करवाने की कोशिश कर रहा है। जापान ने इस लक्ष्य को समय से पहले हासिल कर दिखाया कि ताकेइची सरकार चीन के खतरे को गंभीर मान रही है और सुरक्षा नीति तेजी से बदली है। यह बदलाव एक पीढ़ी से भी कम समय में हुआ, लेकिन वो पैसा आखिर कहाँ जा रहा है? जनवरी 2024 में जापान ने 400 टोमहॉक क्रूज मिसाइलों के लिए $2.35 अरब के सौदे का संकेत दिया, जिसमें 200 ब्लॉक 4 और 200 ब्लॉक 5 वेरिएंट शामिल हैं। ये मिसाइलें 1600 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को मार सकती हैं, जो लगभग 1000 मील है। समुद्र में युद्धपोतों से दागी जाने वाली इन मिसाइलों से जापान अपने 8 एजिस क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को लैस कर रहा है। डिस्ट्रॉयर जेस चोकाई को टॉमहॉक क्षमता के लिए संशोधित किया जा रहा है, जो मार्च 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। सोचिए इसका क्या मतलब है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने जापान का संविधान, खासकर अनुच्छेद 9 लिखा ताकि जापान फिर पड़ोसियों के लिए खतरा न बने। 1945 के बाद पहली बार जापान ने अमेरिका से लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता हासिल की है। जिसने शांतिवाद थोपा था, वही अब चीन से युद्ध की तैयारी के लिए जापान को हथियार बेच रहा है। यह विडंबना सब कुछ कहती है। रक्षा बजट में $6.2 अरब स्टैंडोनफ मिसाइल क्षमता वाले हथियारों के लिए आवंटित हैं, जो सुरक्षित दूरी से लक्ष्य भेद सकते हैं और जापानी सेना को तत्काल खतरे में नहीं डालते। इसमें घरेलू रूप से विकसित टाइप 12 सतह से जहाज पर मार करने वाली मिसाइलों के लिए $1.13 अरब भी शामिल हैं। जब ये मिसाइलें पहली बार विकसित की गई थीं, तब इनकी रेंज लगभग 200 किलोमीटर थी। इन्हें केवल जापानी तटीय जल की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अब इनकी रेंज लगभग 1000 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है। जापान जमीन, जहाज और हवाई लॉन्च वर्जन भी विकसित कर रहा है, जिससे कई प्लेटफॉर्म से हमला करने की लचीलापन मिलता है। जमीन से लॉन्च होने वाला संस्करण पहले ही क्यूशू में, जो जापान का सबसे दक्षिणी मुख्य द्वीप है, मिसाइल रेजिमेंट्स में तैनात किया जा रहा है। जापान ब्रिटेन और इटली के साथ मिलकर GCAP कार्यक्रम के तहत अगली पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट सह विकसित करने पर $1 अरब से ज्यादा खर्च कर रहा है। इसका लक्ष्य 2035 है, जिसमें AI ड्रोन विंगमैन भी इसके साथ उड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में जापान की मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज को अपग्रेडेड फ्रिगेट्स बनाने के लिए चुना है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार जापान द्वारा युद्धपोत तकनीक का निर्यात है और युद्धोत्तर वर्जना का अंत है। फिर है शील्ड, नहीं मार्वल वाला शील्ड नहीं। नेवल न्यूज के अनुसार बजट में $640 मिलियन मल्टी लेयर्ड कोस्टल डिफेंस सिस्टम्स के लिए रखे गए हैं, जो बिना चालक के हवाई, सतही और पानी के नीचे चलने वाले सिस्टम्स पर आधारित होंगे। मूल रूप से यह ड्रोन का एक एकीकृत नेटवर्क है, जो जापानी समुद्री तटों के पास आने वाले खतरों का पता लगा सकता है, उनका पीछा कर सकता है और संभवतः उनसे मुकाबला भी कर सकता है। और यह परिधि टोक्यो या ओसाका के चारों ओर नहीं बनाई जा रही है, बल्कि यह जापान के दक्षिण पश्चिमी द्वीपों के चारों ओर बनाई जा रही है, जो ताइवान के बिल्कुल पास स्थित हैं। रयुक्यू द्वीप श्रृंखला मुख्य जापानी द्वीपों से दक्षिण पश्चिम पूर्वी चीन सागर में मोतियों की माला की तरह फैली है और प्रशांत महासागर व चीनी मुख्य भूमि के बीच प्राकृतिक अवरोध बनाती है। श्रृंखला के अंत में योनोगुनी है, जो जापान का सबसे पश्चिमी बसा द्वीप है और ताइवान के बहुत पास है। योनोगुनी ताइवान के तट से लगभग 111 किलोमीटर दूर है। यह ताइपेई के ज्यादा करीब है, बजाय इसके अपने सबसे नजदीकी जापानी द्वीप इशिगाकी के। साफ दिन में आप योनोगुनी के पश्चिमी केप से ताइवान के पहाड़ देख सकते हैं, जबकि टोक्यो दूसरी दिशा में 2000 किमी दूर है। जापान कई सालों से इन द्वीपों का सैन्यीकरण कर रहा है और इन्हें एंटी एक्सेस एरिया डिनायल नेटवर्क बना रहा है। चीन के लिए प्रशांत क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाना बेहद महंगा बनाने के लिए योनोगुनी को 2016 में लगभग 150 सैनिकों की पहली सैन्य टुकड़ी और एक तटीय निगरानी स्टेशन मिला। इशिगाकी, इस द्वीप श्रृंखला का बड़ा द्वीप, को 2023 से एंटी शिप और एंटी एयर मिसाइल बैटरियां मिली। 2024 में 7 सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल कंपनियां मियाको, इशिगाकी और अमामी ओशिमा में तैनात की गईं। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध इकाइयों को भी योनोगुनी पर तैनात किया गया, जिन्हें दुश्मन के रडार और संचार को जाम करने के लिए डिजाइन किए गए सिस्टम से लैस किया गया था।
संभावित रूप से किसी भी संघर्ष के शुरुआती महत्वपूर्ण घंटों में चीनी बलों को अंधा किया जा सकता है। पिछले कुछ दशकों से चीन ने अनुच्छेद 9 के कारण जापान के सैन्य विस्तार को सहन किया। जब तक जापान यह दिखावा करता था कि वह आक्रामक युद्ध नहीं कर सकता, बीजिंग खुद को यह समझा लेता था कि ये सारे विध्वंसक जहाज और लड़ाकू विमान सिर्फ दिखावे के लिए हैं और जापान चाहे कुछ भी हो जाए किनारे ही रहेगा। लेकिन ताकेइची के बयान ने इस समझ को तोड़ा, क्योंकि उन्होंने जापान की सामूहिक आत्मरक्षा को ताइवान से जोड़ दिया। उन्होंने चीन को यह चेतावनी दी कि अगर चीन ताइवान पर हमला करने का फैसला करता है तो अब किसी भी आक्रमण का मतलब होगा कि चीन को एक साथ अमेरिका और जापान दोनों से लड़ना पड़ेगा। अधिकारी और विशेषज्ञ अक्सर 2027 का जिक्र करते हैं, जब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पास यह क्षमता होगी। वे पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशांत बेड़े का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं, जो पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली नौसेना शक्ति है। यह चीन के लिए बड़ी चुनौती होगी, जिसमें उसे अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स, पनडुब्बी, वुल्फ पैक्स और प्रशांत महासागर के ठिकानों से उड़ान भरने वाले लंबी दूरी के बम वर्षकों से पार पाना होगा। यूएस नेवी इस स्थिति के लिए दशकों से तैयारी कर हर विकल्प का वॉरगेमिंग कर रही है। ताइवान की रक्षा के लिए खास हथियार और रणनीतियां बनाना, इसमें जापान को शामिल करना और एक सफल आक्रमण लगभग असंभव लगता है, कम से कम 2027 में तो नहीं। यूएस डिफेंस मैन पावर डेटा सेंटर के अनुसार अमेरिका ने जापान में लगभग 53,000 सक्रिय सैन्यकर्मी तैनात किए हैं, जो किसी भी अन्य देश से ज्यादा हैं। इनमें से लगभग आधे ओकिनावा में तैनात हैं, जिनमें 19,000 मरीन, 3rd मरीन एक्सपेडिशनरी फोर्स 3rd MIF से हैं, जो त्वरित संकट प्रतिक्रिया और उभयचर युद्ध के लिए तैयार यूनिट है। ये वही मरीन हैं जो ताइवान संकट में सबसे पहले पहुंचेंगे, जिन्हें द्वीपों पर कब्जा करने, तटीय मोर्चे बनाने और विवादित तटीय इलाकों में काम की ट्रेनिंग मिली है, जैसा ताइवान संघर्ष में होगा। लेकिन अमेरिकी मौजूदगी सिर्फ शुरुआत है। जापान के पास मजबूत सेनाएं हैं। जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स 155 जहाज संचालित करती है, जिनमें 4 विमानवाहक युद्धपोत हैं, जिन्हें F-35B फाइटर जेट्स के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया है। 36 एजिस कॉम्बैट सिस्टम वाले विध्वंसक जहाज और 23 दुनिया की सबसे शांत अटैक पनडुब्बियां। जापान के 2 इजुमो क्लास जहाज शुरू में हेलीकॉप्टर विध्वंसक कहलाए, क्योंकि पुराने अनुच्छेद 9 के तहत एयरक्राफ्ट कैरियर कहना राजनीतिक रूप से संभव नहीं था, जो आक्रामक सैन्य क्षमताओं पर रोक लगाता था। लेकिन वर्षों के दौरान जैसे जैसे सुरक्षा माहौल बिगड़ता गया और चीन की नौसेना का विस्तार हुआ, जापान ने खुद को विकसित करने के तरीके खोज लिए। अब इन जहाजों को बहुउद्देशीय ऑपरेशन कैरियर नामित किया गया है और उनके फ्लाइट डेक को एग्जॉस्ट तापमान संभालने के लिए मजबूत किया गया है। F-35B वर्टिकल टेकोनॉफ जेट्स के साथ हर जहाज 1 दर्जन F-35B और हेलीकॉप्टर ले सकता है। अब जापान अपनी मुख्य द्वीपों से दूर एयर पावर प्रोजेक्ट कर सकता है और उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं, हालांकि वे उन्हें उस नाम से नहीं बुलाते। जापान की पनडुब्बी फोर्स भी मजबूत है। सोर्यू क्लास पनडुब्बियां उन्नत लिथियम आयन बैटरियों से चलती हैं, जिससे ये पानी के नीचे बेहद शांत रहती हैं। वे दुनिया की उन डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में से हैं जिनका पता लगाना सबसे कठिन है। नई ताइगे क्लास पनडुब्बियां उन्नत प्रणोदन और सेंसर के साथ सेवा में आ रही हैं, जिससे जापान की पानी के नीचे बढ़त बढ़ रही है। कुल बेड़े की टन क्षमता के हिसाब से जापान के पास दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी नौसेना है और इतनी बड़ी कई नौसेनाओं के विपरीत लगभग हर जहाज आधुनिक है, अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है और उसमें अत्यधिक प्रशिक्षित पेशेवर तैनात हैं। कल्पना करें, ताइवान के मामले में जापान पूरी तरह शामिल हो तो चीन को कैसा प्रतिरोध झेलना पड़ेगा। ओकिनावा से ताइवान की दूरी लगभग 630 किलोमीटर है, जो लगभग उतनी ही दूरी है जितनी मित्र देशों के आक्रमण बेड़े को डी-डे पर इंग्लैंड से नॉर्मंडी तक पार करनी पड़ी थी। इस अभियान के लिए वर्षों की योजना, हवाई व नौसैनिक श्रेष्ठता जरूरी थी। फिर भी समुद्र तटों पर भारी हताहत हुए। चीन की चुनौती इससे कहीं कठिन होगी। इंग्लिश चैनल केवल खुला पानी है, जबकि जापान की रयुक्यू द्वीप श्रृंखला प्राकृतिक बाधा है। ये श्रृंखला डूब न सकने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसी है, जिन पर रडार, मिसाइल बैटरियां और एयरबेस हैं, जिन्हें चीनी नौसेना को भेद कर निकलना होगा या फिर चक्कर लगाकर जाना होगा। यह स्पष्ट है कि जापान पहले से ही चीन को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अनुच्छेद 9 में संवैधानिक संशोधन के प्रभाव बड़े होंगे, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है।
अनुच्छेद 9 में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए, जिससे ताकेइची का रास्ता जटिल हो जाता है। सबसे पहले प्रस्तावित संशोधन को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूरी मिलना जरूरी है। हमने यह चर्चा की है। ताकेइची के पास निचले सदन में पर्याप्त वोट हैं, लेकिन उच्च सदन में नहीं, जिसका मतलब है कि वह पहले ही कदम पर अटक गई हैं। यहाँ तक कि अगर वह 2028 के चुनावों के बाद तक इंतजार करती हैं और पर्याप्त सीटें जीतने में कामयाब हो जाती हैं, तब भी उन्हें विपक्षी पार्टियों का सहयोग चाहिए होगा। उनमें से कई अनुच्छेद 9 में संशोधन के सख्त खिलाफ हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल, जिसने उन्हें सरकार बनाने में मदद की थी, सरकार सैद्धांतिक रूप से संविधान संशोधन का समर्थन करती है, पर विवरणों को लेकर सतर्क है। मुख्य विपक्षी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी इसके सख्त खिलाफ है। ताकेइची औपचारिक संविधान संशोधन के अलावा सब कुछ कर सकती हैं। दूसरा चरण तब आता है जब दोनों सदन संशोधन को विशेष बहुमत से पारित कर दें। उस समय संशोधन को राष्ट्रीय जनमत संग्रह के लिए भेजा जाता है और यही चीजें अप्रत्याशित हो जाती हैं। यही तीसरा कदम है। दोनों सदनों से संशोधन मंजूर होने पर कैबिनेट जनमत संग्रह की तारीख तय करती है, जो संसद की मंजूरी के 60-180 दिनों में होना चाहिए। मतदाताओं के सामने प्रत्येक प्रस्तावित संशोधन को अलग अलग प्रस्तुत किया जाता है और उन्हें हर एक के लिए या तो मंजूरी या अस्वीकृति चुननी होती है। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी जापानी नागरिक वोट डाल सकते हैं। यह प्रक्रिया बिल्कुल राष्ट्रीय चुनाव जैसी होती है, जिसमें देश भर में मतदान केंद्र होते हैं और वही मतगणना प्रक्रिया अपनाई जाती है। समस्या यह है कि जापानी मतदाताओं ने कभी संवैधानिक जनमत संग्रह नहीं देखा। संविधान के 78 साल में कोई संशोधन ऐसा नहीं हुआ जो जनता के वोट तक पहुंचा हो। कोई नहीं जानता कि जब उन्हें अनुच्छेद 9 को छोड़ने का विकल्प दिया जाएगा तो वे वास्तव में कैसे वोट करेंगे। कुछ सर्वेक्षणों में संशोधन का समर्थन करने वाले मामूली बहुमत दिखते हैं, जबकि अन्य में विरोध दिखता है, और परिणाम अक्सर इस बात पर निर्भर करते हैं कि सवाल को किस तरह से पूछा गया है। युवा मतदाता आमतौर पर संशोधन को लेकर अधिक सकारात्मक हैं, जबकि बुजुर्ग मतदाता शांतिवादी धारा की अधिक रक्षा करते हैं। ओकिनावा के लोग, जहां अमेरिकी सेना के ज्यादातर ठिकाने हैं और जिन्हें ओकिनावा की लड़ाई की तबाही याद है, टोक्यो या ओसाका के मुकाबले सैन्यीकरण का ज्यादा विरोध करते हैं। और पैसे की समस्या भी है। जापान का सरकारी कर्ज पहले ही जीडीपी के 200% से ज्यादा है, जो विकसित देशों में सबसे अधिक है, वह भी भारी अंतर से। इस स्थिति को और भी गंभीर बनाती है जापान की जनसांख्यिकी। लगभग 30% आबादी 65 साल से ऊपर है और ये प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं की लागत और पेंशन का बोझ तेजी से बढ़ रहा है, जबकि टैक्स देने वाली कामकाजी आबादी हर साल घट रही है। ताकेइची सरकार ने रक्षा खर्च के लिए कॉरपोरेट तंबाकू और 2027 से इनकम टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे मिडिल क्लास वोटरों पर असर पड़ेगा। क्या इससे अंतर की भरपाई हो पाएगी? यह अभी भी सवाल है। रक्षा खर्च जीडीपी का 2% तक पहुंचना चाहिए और वहीं बने रहना चाहिए, जिसका मतलब है कि पिछले बजटों की तुलना में हर साल 15 से 20 अरब डॉलर अतिरिक्त जुटाने होंगे। पैसा किसी न किसी तरह आना ही पड़ेगा, लेकिन कोई भी विकल्प अच्छा नहीं है। टैक्स बढ़ा सकते हैं, पर ज्यादा बढ़ाने पर चुनाव हार सकते हैं। स्वास्थ्य सेवा या पेंशन में कटौती की जा सकती है, लेकिन जहां करीब 1/3 मतदाता बुजुर्ग हों, वहां यह राजनीतिक आत्महत्या होगी। या फिर आप और ज्यादा उधार ले सकते हैं, जिससे कर्ज अनुपात और बढ़ जाएगा और एक कर्ज संकट का खतरा पैदा हो सकता है, जो पूरी अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकता है। हर रास्ते में राजनीतिक और आर्थिक जोखिम है और ताकेइची को गठबंधन को एकजुट रखते हुए इनसे निपटना होगा। अंत में एक अनदेखा खतरा है जो सबसे खतरनाक हो सकता है। हो सकता है कि मजबूत जापान भी चीन को ताइवान पर कार्रवाई करने से न रोक पाए। यह समय सीमा तेज कर सकता है, जिससे युद्ध की संभावना कम होने की बजाय बढ़ सकती है। बीजिंग के नजरिए से सोचें, हर साल जापान और मजबूत होता है। उसके पास ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें, F-35 विमान पनडुब्बियां और अमेरिकी सेनाओं से बेहतर तालमेल होता है। रुक्यू द्वीपों का रक्षात्मक घेरा तोड़ना कठिन है, जिससे ताइवान पर सफल आक्रमण की संभावना कम हो जाती है। अगर आप चीनी सैन्य योजनाकार हैं तो देखेंगे कि 2027 की बजाय 2030 तक इंतजार करना काम मुश्किल कर देगा। चीन जितना इंतजार करता है, जापान को हथियार तैनात करने, मिसाइल और गोला बारूद भंडार बनाने व दक्षिण पश्चिमी द्वीपों को अभेद्य दीवार बनाने का उतना ही समय मिलता है। कुछ रणनीतिकारों को चिंता है कि ताकेइची को यह अधिकार सौंपना और जापान की सैन्य क्षमताओं का तेजी से विस्तार करने के लिए उन्हें राजनीतिक समर्थन देना निकट भविष्य में ताइवान जलडम भूमध्य को वास्तव में और भी खतरनाक बना सकता है। बीजिंग को यह यकीन दिलाकर कि इंतजार करने से हालात बिगड़ेंगे,
अगर चीन को लगे कि मौका जा रहा है तो वे जल्दी कार्रवाई कर सकते हैं, खासकर जापान की सैन्य तैयारियों से पहले, और इसके संकेत मिल रहे हैं। 2025 के अंतिम दिनों में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने और जस्टिस मिशन 2025 फाग नामक विशाल सैन्य अभ्यास पूरे किए, जिसमें ताइवान पर कब्जा और नाकेबंदी का अभ्यास किया गया। नवंबर में चीन समर्थित ग्लोबल टाइम्स ने एक संपादकीय में जापान की रुक्यू द्वीप समूह पर संप्रभुता पर सवाल उठाए, जहां जापान रक्षा सीमा बना रहा है। इस लेख में कहा गया कि ओकिनावा और आसपास के द्वीपों पर जापान का दावा संदिग्ध है, क्योंकि रुक्यू साम्राज्य 1870 के दशक में जापान द्वारा अधिग्रहण से पहले चीन के साथ करद संबंधों वाला स्वतंत्र राज्य था। ग्लोबल टाइम्स एक सीसीपी नियंत्रित माध्यम है, इसलिए वह इस तरह के विचार लेख गलती से प्रकाशित नहीं करता। हर शब्द की जांच होती है, शब्द को चीती है, हर तर्क को मंजूरी दी जाती है। ओकिनावा और दक्षिण पश्चिम द्वीपों पर जापान की संप्रभुता पर सवाल उठाना टोक्यो को सीधा संदेश है। अगर जापान ताइवान कार्ड खेलना चाहता है और यह घोषणा करता है कि वह द्वीप की रक्षा करेगा, तो चीन ओकिनावा कार्ड खेल सकता है और यह दावा कर सकता है कि जापान खुद उस क्षेत्र पर कब्जा किए हुए है जो उसका नहीं है। तो अब हम किस स्थिति में हैं? चीन कहता है चुनाव से नीति नहीं बदलेगी, लेकिन वह पहले ही पांडा वापस बुला चुका। जापानी समुद्री भोजन व दोहरे उपयोग तकनीक पर प्रतिबंध, उड़ानें रद्द, दुर्लभ धातुओं के निर्यात पर रोक और संवाद अस्वीकार्य घोषित कर चुका है। एक ऐसे देश के लिए यह बहुत बड़े कदम है जो कहता है जापान की ओर से कुछ नहीं बदला। ताइकेची ने दिसंबर 2026 तक जापान की रक्षा रणनीति को नए सुरक्षा माहौल के अनुसार संशोधित करने की योजना की पुष्टि की है। संभव है कि जापान बल प्रयोग की परिस्थितियां बढ़ाई जाएंगी। मार्च में वह डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मिलेंगी, जिसकी घोषणा ट्रंप ने जापान चुनाव के वोट गिनने से पहले ही कर दी थी, जिससे वॉशिंगटन की उत्सुकता झलकती है। अप्रैल में ट्रंप शी जिनपिंग से मिलने के लिए बीजिंग जाने वाले हैं, जो वर्षों में सबसे अधिक ध्यान से देखी जाने वाली राजनयिक बैठकों में से एक होगी। टोक्यो, वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच यह त्रिकोण शीत युद्ध के बाद पहली बार बड़ी राजनयिक परीक्षा से गुजर रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप ने ताकेइची से निजी तौर पर चीन से विवाद न बढ़ाने को कहा है। वह उनकी बात मानती हैं या नहीं, यह अलग सवाल है। आखिरकार उन्होंने सतर्क रहकर 316 सीटें नहीं जीती हैं। अब जापान के पास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे मजबूत चुनावी जनादेश वाला नेता है। एक सैन्य परिवर्तन पहले से ही शुरू हो चुका है, अनुबंध साइन हो चुके हैं और हथियारों की डिलीवरी हो रही है, और एक कानूनी रास्ता भी है, हालांकि उस पर विवाद है। ताइवान को लेकर अमेरिका के साथ युद्ध के लिए जापान अब ताइवान संघर्ष में अहम भूमिका निभाने की तैयारी कर रहा है, जो कभी अकल्पनीय था। पुनरुत्थानशील जापान ताइवान पर चीन की कार्रवाई को रोकेगा या बढ़ाएगा, इसका जवाब कोई नहीं जानता। निवारण सिद्धांत कहता है कि मजबूत रक्षा युद्ध रोकती है, क्योंकि इससे आक्रमण महंगा हो जाता है, और शायद यह सच भी है। लेकिन इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां हथियारों की होड़ तनाव के ऐसे चक्र बनाती है जो अंत में संघर्ष में बदल जाते हैं, जहां भविष्य का डर शक्तियों को अपनी शक्ति कम होने की बजाय पहले हमला करने पर मजबूर करता है। और निवारण और उकसावे के बीच 80 साल से बनी शांति और एक ऐसे युद्ध के बीच जो इस सदी को बदल सकता है, उसी अंतर में असली खतरा छुपा है।